हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयास 2.0 बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा फ्रिक्शन का एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं लेक्चर 4 का पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही है। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, उसी के थॉट प्रोसेस जो हम लोगों ने बिल्ड करा है, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ही हमें सवाल को करना है। ठीक है, इस की अगर हम लोग बात करें तो विच इज कॉल्ड टू ब्लॉक सिस्टम्स। ठीक है, कोई ऐसे अगर बात बोली जाए तो कोई डेफिनेट थ्योरी इसकी है नहीं। ये प्योर लॉजिक के साथ चलेगा। आपको फ्रिक्शन को, जो आपने चीजों को समझा है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और दोनों ब्लॉक्स के लिए, क्योंकि अब दो ब्लॉक्स पे लगने वाले हैं, तो हमारे पास किस प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कब उनके बीच में स्लिपिंग होगी, कब नहीं होगी, कब वो साथ चलेंगे, ये सारी चीजों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब बात आती है कि सर ठीक है, मान लिया इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, सीधे क्वेश्चन ही हमारे पास होते हैं, तो हमारे लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी फॉर श्योर, जिससे हम लोग इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। मार्केट में बहुत हाइप होता है टू ब्लॉक सिस्टम, सर क्वेश्चन नहीं होते, टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात बोलूं, अपने टाइम पर मेरे को इस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता था। ठीक है, आप में से भी कई ऐसे होंगे जो मेरे से पढ़ने के बाद भी वो डर कायम रहेगा। रीजन मीन कि इसमें आपको बहुत माइन्यूटली चीजों को सोचना है। ठीक है, मेरा जो सबसे पहला इशू होता था दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन से बहुत इरिटेट हो जाता था और मैं ये नहीं समझ पाता था कब आगे लग रहा है, कब पीछे लग रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूमेरिकल हम लोग कुछ बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आप इस चीज को सोच पा रहे हैं, अगर आपने डायरेक्शन को सही से सोच लिया बेटा, तो आप चीजों को फिर भी आराम से एनालाइज कर पाएंगे। और जेई मेंस में कई बार इसके ऊपर सवाल भी आ चुके हैं। ठीक है, पहले एडवांस का टॉपिक रहता था, फिर अब ये जेई मेंस लेवल पर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडवांस इसको नहीं पूछ सकता, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कंसेप्ट को बहुत प्योरली फॉर्म में रखना है। ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम नाम से आपको पता लग रहा है कि एक ब्लॉक ऐसे है और इसी के ऊपर, मतलब इसी के नीचे एक और ब्लॉक हमारे पास ऐसे है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो सर क्या थ्री ब्लॉक्स में कुछ नई चीज होती है? नहीं, थ्री, अगर आपने टू ब्लॉक सिस्टम समझ लिया तो थ्री ब्लॉक सिस्टम भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से सरफेस है। तो पहले मैं फोर्स के बारे में बात करूंगा। पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वाला जो सरफेस है दैट इज स्मूथ, नीचे वाला हमारे पास स्मूथ है, और ये वाला सरफेस आपका रफ है। ये वाला सरफेस आपका रफ है। ठीक है, इट्स लाइक दिस। मान लीजिए कि ये किताब मेरी नीचे वाली ब्लॉक है और ये डब्बा उसके ऊपर ऊपर वाला ब्लॉक है। ठीक है, आपने ये लाइफ में कई बार किया है, कई बार किया है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आप टेबल पर बैठे हैं, कोई चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपका चम्मच चम्मच रखा था। अब आपका हाथ चम्मच तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन नीचे जो कारपेट है या छोटी वाली चटाई है जिसपे आप खाना रख के खाते हैं, आपने क्या करा होगा, उस चटाई को खींचा होगा जिससे चम्मच पास आई और आपने उठा लिया। आईआईटी वालों ने देखा कि सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर सवाल बनाया जाए। ठीक है, तो अब जब आप कोई भी चीज जैसे इसके ऊपर रखिए, आपने इसको खींचा और इधर आ गया, तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से जरा आप बात करते हैं, तो न्यूटन्स ने क्या बोला था, जब आप किसी, जैसे देखो इन दोनों का स्टेट अभी रेस्ट का है, अगर आप कभी किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी स्टेट चेंज होगा। मतलब अगर ये रुका हुआ है और ये चलने लगा है तो डेफिनेटली इस पर फोर्स है। इतना तो न्यूटन्स ने बोला था और जो आपको भी पता है, बस आप इस पे सोचना नहीं चाहते। तो जरा ये समझना कि मैं अगर पूछता यार ये किताब क्यों हिली, तो आप कहते सर आपने फोर्स लगाया इसलिए हिल गई। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने फिर पूछा कि अच्छा चलो मैंने तो फोर्स किताब पर लगाया, ये क्यों हिला, तब आप सोचना पड़ेगा। अब समझना, अगर ये 100% स्मूथ होता, कई बच्चों को समझ आ रहा होगा कि ये किताब को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो इसके साथ बक्सा भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में है फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो जरा समझना, ये बिल्कुल 100% स्मूथ होता तो आप किताब को खींचते, किताब ऐसे जाती, ब्लॉक हिलता ही नहीं, ब्लॉक हिलता ही नहीं और ब्लॉक नीचे गिर जाता। हाँ या ना? यस, जस्ट बिकॉज इसके अंदर हमारे इन दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, इसीलिए जब मैं किताब को ऐसे लेके जा रहा हूं तो ये इसके साथ आ रहा है।
अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर अगर आप किताब को बहुत जल्दी खींच दोगे तो ये तो नीचे गिर गया, तब तो ये स्लिप हो गया, हाँ या ना? तब तो ये अगर देखो अभी मैं ला रहा हूं तो कहीं नहीं गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये ब्लॉक यहीं गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो अब जरा एक चीज समझना, पहले मैं सरफेस को नीचे स्मूथ रख रहा हूं। पहला इसमें कुछ केसेस हैं कि आप फोर्स लगा कहां रहे हो, नीचे लगा रहे हो या ऊपर लगा रहे हो। अब उसमें भी केसेस हैं कि नीचे भी फ्रिक्शन है, ऊपर भी फ्रिक्शन है, दोनों जगह फ्रिक्शन है, जो भी है आपको सोचना है। तो मैं इसका केस 1 ले रहा हूं, जब हमारे पास फोर्स एक्स ऑन बिलो ब्लॉक। अगर आप नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे तो जरा समझना, ऐसे ये मैंने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो आप सभी लोगों को पता है, अभी मैं स्मूथ ले रहा हूं, इसके बाद मैं रफ भी लूंगा, इसी में रफ भी लूंगा। जरा ये समझना, अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, नीचे जमीन से तो कोई वो है ही नहीं, रुकावट तो है ही नहीं, ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ध्यान समझना, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड, यही इसके क्वेश्चन करने का तरीका है, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड बोथ ब्लॉक्स, मान लो मैंने बहुत छोटा सा वैल्यू लगाया, मान लो एफ एक्सटर्नल मेरा है 0.000001 न्यूटन, मैंने इतना फोर्स लगाया फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो रोकेगा नहीं। इस पूरे सिस्टम की अगर बात करूं, मैंने फोर्स लगाया तो दोनों एज अ सिस्टम चलने लगेंगे, बोथ ब्लॉक्स मूव एज अ सिस्टम। पहले हम क्या लगाते हैं, इतना फोर्स लगाते हैं कि दोनों साथ चले, ध्यान सुनना, बोथ ब्लॉक्स मूव एज अ सिस्टम। अब जरा इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, मूव एज अ सिस्टम, ये दोनों ही साथ चलना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है। इस पर तो आपने एफ एक्सटर्नल लगा रखा है बेटा, ठीक है। इन दोनों का ही अपना अपना वजन होगा बेटा, मान लेते हैं एक का m1g है, एक का m2g है, ये आपने वजन बना लिया। सर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स है, तो एक नॉर्मल n होगा, n1 मान लेते हैं, इसका रिएक्शन इसको मिलेगा n1, और एक जमीन से इसको मिलेगा n2, और वो जमीन पर भी होगा n2, ये रहेगा। मैंने कहा बहुत सही। अब सोचना कि अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं तो इसको तो ये ले जाने वाला फोर्स है, इसको कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन। अब सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपने इधर ही क्यों ली, मैंने कहा खुद जरा एक बार उल्टी डायरेक्शन लेके देख लो, जरा एक बार उल्टी डायरेक्शन लेके देख लो। न्यूटन्स लॉज के हिसाब से अगर इस पे फोर्स इधर होता तो ये तो इधर चलता, लेकिन चल कहां रहा था, इसके साथ। तो मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, इसको ले जाने वाला जो चीज होगी वो फ्रिक्शन ही होगा। अगर एक्शन है तो रिएक्शन आपका यहां पर आप बनाएंगे, सिंपल सी बात, और ये दोनों साथ चलने वाले होंगे, बस इतनी सी बात। जब आप नीचे वाले फोर्स पर, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, ये इसके साथ इसलिए चलता है क्योंकि इसको फ्रिक्शन लेके जाता है। अगर हमारे पास, ध्यान समझना, अगर हमारे पास इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, ये ऐसे ही रहता, ऐसे ही रहता, ऐसे ही रहता, ऐसे ही रहता, ये ऐसे ही रहता, और हमारे पास ये यहां से गिर जाता। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, फ्रिक्शन था, इसी की वजह से वो आगे चला। क्लियर, सिर्फ इतनी सी बात। अब मेरे को पता है, ठीक है, केस 1 का पार्ट 2 अगर मैं बात करूं, केस 1, ठीक है, केस 1 का पार्ट 2, सर जमीन पर भी फ्रिक्शन हुआ तो, ठीक है, सर अगर जमीन पर भी फ्रिक्शन हुआ तो कैसे करेंगे, मैंने कहा तब आपको कोई घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, लॉजिकली सोचना बस, ठीक है, लॉजिकली आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। मान लो कि मैंने यहां पर लगाया है एफ एक्सटर्नल, और इस बार मैंने बोल दिया ये वाला सरफेस भी आपका रफ है बेटा, और ये वाला सरफेस भी आपका रफ है, दोनों ही रफ है, ठीक है। अब समझना, मान लीजिए यही एक हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये डब्बा इस पे पड़ा है। अब ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचना, मेरे हाथ और इस किताब में भी फ्रिक्शन है, मैंने मान लो हल्का सा फोर्स लगाया, अभी मैं खींच रहा हूं लेकिन किताब चल नहीं रही, इसके ऊपर फ्रिक्शन कब आएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन, जरा ये देखना, मैंने इसको मान लो, या चलो मैंने इसको खींचने की कोशिश करी, अभी तो किताब हिली ही नहीं, हिली नहीं, तो आप इसके लिए क्या बोलते, आप इसके लिए कहते कि सर आपने जितना फोर्स लगाया सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से फ्रिक्शन उतना लगा और ये रुका रहा। मैंने कहा बहुत सही, अच्छा सोचा।
इसीलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किताब नहीं मूव करी। मैंने कहा ऊपर वाला, आप कहोगे सर जब तक ये चले, ये जब तक चलेगा ही नहीं तब तक तो इसको तो ये तो हमेशा रेस्ट पर, इसका mg होगा, नॉर्मल ऊपर होगा, फ्रिक्शन 0 होगा। मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा अगर मान लो मैंने इसको, इस किताब को इतना खींचा कि अब चलने लग जाए, समझ रहे हो, मैंने इसको कितने से खींचा, इतने से खींचा कि ये चलने लग जाए, तभी तो इसमें फ्रिक्शन आएगा, तभी तो इसके साथ चलना स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनना, अगर आप नीचे वाले सरफेस पर भी रफ ले रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप नो डाउट फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारे पास जैसी एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसी मैं इक्वल टू की बात करता हूं, जैसी इक्वल टू एफ एस मैक्स लोअर सरफेस के बराबर होगा। ध्यान सुनना, जैसी आपका फोर्स इसके, मान लो यहां वाला जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 12 और इसकी मान लो 8 है, ये 14 भी हो सकती, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आपका एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन के बराबर नहीं होगा तब तक तो ये चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तब तक तो इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा। जैसे हमारे पास एफ एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ लोअर सरफेस से मैच करेगा, देन ओनली होल सिस्टम विल मूव, देन ओनली होल सिस्टम विल मूव, तभी आपका पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो मूव करेगा बेटा, ध्यान सुनना, आफ्टर, अगर मैं एफ एक्सटर्नल स्लाइटली ग्रेटर देन, ध्यान सुनना, स्लाइटली ग्रेटर देन एफ एस मैक्स ऑफ लोअर लेवल, जो नीचे वाले का जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे मैंने 12 ली है, मैंने लगा दिया 12.00001, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिस्टम चलने लगेगा। और जैसे ये चलने लगेगा फिर आप कहोगे देन बोथ ब्लॉक्स will move as a common system, as a common system, ये दोनों as a system मूव करेंगे। then friction on above block कहां की डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन ऑन अबव ब्लॉक अगर मैं बात करूं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना, वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि वही उसको ले जा रहा होगा। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम देखना, जब ये दोनों ही ए एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, ये अब इंपॉर्टेंट है, आपने यहां पर इस पर फोर्स लगाया है एफ एक्सटर्नल, ध्यान समझना, क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे अब चल चुका है तो आप यहां पे कह सकते हैं ये वाला हो चुका होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। इस और ये दोनों अब चलना स्टार्ट हो चुके हैं तो इसको फ्रिक्शन लेके जा रहा होगा, इसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा। सर इसका रिएक्शन जमीन पर होगा, मैं जमीन को लेके नहीं चल रहा हूं, ये आपका आएगा फ्री बॉडी डायग्राम। सर इसको सॉल्व कैसे करना, अभी आए, पहले तो डायरेक्शन समझना कब हमारे पास कैसी है। जरा केस 2 की बात करते हैं। अब मान लो फोर्स इज ऑन अबव ब्लॉक, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अबव ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया है। इसका एग्जाम्पल पहले समझिए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेना चाहूं, ठीक है, आपने कई बार, जैसे मान लो कि आपकी एक हैवी बुक है, ठीक है, कोई मोटी सी किताब है, ठीक है, और इसके नीचे एक आपकी हल्की सी किताब है, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा इसके लिए हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपने फील करा होगा, ठीक है। या आपकी न्यूज़पेपर बोल दीजिए, या फिर आपकी एक हैवी किताब है और आपकी एक नीचे हल्की सी किताब है, ठीक है। अब क्या करा होगा, कई बार आपने इसको टेबल पर आपने इसको खींचने की कोशिश करी होगी, है ना, कि ऊपर वाली किताब को खींच लेता हूं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, नीचे वाली किताब भी आपके साथ आ जाती है। ये भी आपने कई बार नोटिस किया होगा। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके घर पे चटाई रखी हुई है, चटाई के ऊपर सिलेंडर है, आपने सिलेंडर खींचने की कोशिश करी, चटाई भी उसके साथ चल के आ गई। आप लोग इसको बहुत आसान वे में कहते होंगे हाँ चल गई, लेकिन यही हमारे को ध्यान से सोचना है।
ऐसा होगा क्यों? क्योंकि न्यूटन्स ने क्या बात बोली, न्यूटन्स ने बोली कि जब तक आप किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा। अब मैं, आपने सिलेंडर खींचा, नीचे से चटाई भी आ गई, आपने कहा हाँ सर हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा एक मिनट रुको और जरा ये सोचो कि आपने फोर्स किस पे लगाया? सर सिलेंडर पर। मैंने कहा तो सिलेंडर रेस्ट पर से मोशन में क्यों आया? क्योंकि सर मैंने फोर्स लगाया। मैंने कहा वेरी गुड। चटाई पर ऐसा क्यों हुआ? चटाई का स्टेट क्यों चेंज हुआ? सर उस पर तो फोर्स लगाया नहीं हमने। मैंने कहा यही तो सोचना है, यही तो आपको सोचना है। अगर आप सोचिए चटाई 100% स्मूथ होती है, ऊपर से सिलेंडर होता, ठीक है, चाहे कितना भी भारी हो, 100% स्मूथ। जब आप सिलेंडर पर फोर्स लगाते सिर्फ सिलेंडर चल के आता, चटाई आप हिला नहीं सकते थे जब तक आप चटाई पर फोर्स नहीं लगाते। यस, एक्चुअली में सिलेंडर और चटाई के बीच में है फ्रिक्शन। जब आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो सिलेंडर आगे चलने की कोशिश कर रहा है, ध्यान समझना, ये आगे चलने की कोशिश कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे है, और इसका अगर एक्शन है तो इस पर रिएक्शन आगे है। अगर आप सिर्फ चटाई का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो चटाई आगे क्यों चली? क्योंकि इस पर एक फोर्स है, ऐसे इसके जितने भी वजन और नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में, यही फ्रिक्शन इसको आगे लेके जा रहा है। अगर ये 100% स्मूथ होता तो सिर्फ ब्लॉक मूव करता, ये कभी मूव करता ही नहीं। समझे? तो अब जरा यहां पर समझना कि हमारे लिए अगर यही 2 ब्लॉक सिस्टम में ऊपर वाले बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यही 2 ब्लॉक सिस्टम में अगर आप ऊपर वाले बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जरा ध्यान सुनना हमारे पास, तो इसमें केस 2 का पार्ट 1 कह देते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने एक बॉडी लिया है, ऐसे 2 ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास। अभी मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, इसको मैं यहां पे कह रहा हूं स्मूथ है, ठीक है, और इसको मैं यहां पर कह रहा हूं ये है रफ। ध्यान सुनना सर, अगर मैं इसको स्मूथ ले लूं, इसको आप चला ही नहीं पाओगे, लॉजिकली सोच लो यार, ठीक है। अगर आप कहो कि सर इसको भी मैं स्मूथ ले लूं तो इस पे फोर्स लगाओगे, यही चलेगा, ये कभी चल ही नहीं सकता। फ्री बॉडी डायग्राम से अपने आप समझ आ जाएगा। आपने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स इस प्रकार से, तो जरा देखना, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या कहते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पर आपने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स इस प्रकार से, तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी की जो टेंडेंसी है चलने की वो आगे की साइड में है। जो आपने सिलेंडर पर फोर्स लगाया, इसको सिलेंडर समझना, इसको चटाई समझना, जैसे आपने सिलेंडर पर फोर्स लगाया तो सिलेंडर आगे चलने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा, मतलब ये समझिए, आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करके ही चलाना पड़ेगा। ओवरकम करने मतलब जब तक आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचोगे तब तक ये चलेगा ही नहीं आगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में इसको रोकेगा, और अगर एक बार बेटा एक्शन है तो आप रिएक्शन तो बनाएंगे ही, ध्यान समझना। अगर आप नीचे वाले ब्लॉक पर बात करें तो अगर वहां एक्शन है तो यहां रिएक्शन है, यस। तो ये वाला फ्रिक्शन इधर होगा, ये वाला फ्रिक्शन इधर होगा। सर इनके वजन कहां बनाएंगे? बिल्कुल वैसे नॉर्मल M1G, एक नॉर्मल N1 आप यहां बनाएंगे, इसी का N1 का रिएक्शन यहां होगा, इसका वजन होगा बेटा M2G, और यहां पर आपका नॉर्मल होगा N2। क्लियर? यस। इनके क्वेश्चंस पर आने से पहले एक बार दोबारा इसके बारे में सोचना जरूर। सारे डायग्राम बनाओ, ऊपर फोर्स लगाओ, सोचो कहां पर कौन कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे फोर्स लगाओ, फिर सोचो कि कहां पर कैसा लग रहा होगा। ये चारों केसेस इसका पार्ट 2 है। अब मैं जमीन पर भी फ्रिक्शन मान के चलता हूं, ध्यान समझना, ठीक है। जमीन पर भी हमारे पास फ्रिक्शन है। मान लो कि आपके यही ब्लॉक थे, आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, और क्वेश्चन करने से पहले आपको सही बता रहा हूं, ये चीज सोच लेनी है बेटा, नहीं तो आप खो जाएंगे इनके क्वेश्चंस में। ये भी इस बार रफ है, ये भी इस बार रफ है, राइट। जब आप ऊपर वाले पर फोर्स लगाएंगे, अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा और आपको सोचना पड़ेगा। सर कई बार जब मैं सिलेंडर को खींच रहा होता हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि चटाई आती ही आती है ना। आपने ध्यान समझना, मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो यही मूव कर रहा है, यही मूव कर रहा है, ये तो मूव ही नहीं करा। हमेशा भी तो नहीं हुआ, हमेशा भी तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि अगर यहां बहुत भारी चीज होती और नीचे 100 मतलब थोड़ा सा स्मूथ होता, अगर आप इसको खींचते, इन दोनों का बीच का फ्रिक्शन इतना होता कि ये पूरा एज सिस्टम चल जाता। ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। तो अब जरा यहां पर समझना, जब आप ऊपर वाले पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एफ एक्सटर्नल अगर आपका यहां पर है, तो नो डाउट इसकी टेंडेंसी किधर है, चलने की आगे। ऊपर वाले ब्लॉक को देखना, ये सिलेंडर तो आपका आगे ही जाना चाहता है, तो यहां पर आपका आएगा फ्रिक्शन एफ, और जो आपका नीचे वाला ब्लॉक है बेटा, जो आपका नीचे वाला ब्लॉक है, अगर यहां है एक्शन तो यहां होगा रिएक्शन। ये वाला फ्रिक्शन इसको आगे ले जाने की कोशिश करा रहा है, एक मिनट रुकना, ये वाला फ्रिक्शन इसको आगे ले जाने की कोशिश करा रहा है, तो इसको रोकने के लिए कौन सा आएगा, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ये डायरेक्शंस रहेंगी। सर चलेगा नहीं चलेगा वो न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे, क्लियर। मैं सारे केसेस को आपको बताऊंगा। फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, सिंपल सी बात। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला फ्रिक्शन इस ग्राउंड के फ्रिक्शन से ज्यादा है, मान लो ये 1 तक लग सकता है, आपका ये 4 तक लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चल जाएगा। और मान लो कि इसको चलाने के लिए आपको चाहिए कम से कम 100 न्यूटन, ध्यान सुनना 100, और आपका ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम जा सकता है 4, तो ये कभी चलेगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला ही चलेगा। तो इसके केसेस को हम लोग न्यूमेरिकली ही सोच पाएंगे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्टेप्स बताता चलूंगा, इनको ही आप थ्योरी मानिएगा, फिर हम लोग पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, तो अपने आप आपको समझ आएगा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स व्हेन ए विल स्लिप ओवर बी। अब जरा समझना, मैंने फोर्स किधर लगाया है, 4 kg पर, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ये है आपका ब्लॉक ए और ये है आपका ब्लॉक बी। एक ऐसा फोर्स लगाओ कि इन दोनों के बीच में फिसलन हो जाए। फिसलन होने का मतलब जरा समझना, मैं इसको अभी ऐसे लेके जा रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रिलेटिव मोशन नहीं है, सरफेस पे रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन अगर मैं फोर्स बढ़ाते 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 चला जाऊंगा, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं बहुत तेजी से कर दूंगा तो ये फिसल जाएगा। हमें वो फोर्स बताना है कि जब इस पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, क्लियर। हमें क्या बताना है, एक ऐसा फोर्स जब ए स्लिप बी पर स्लिप होना स्टार्ट होगा। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसका काम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले आप इसका, ये है आपका ब्लॉक ए और ये है आपका ब्लॉक बी। सबसे पहला काम होगा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, एफ बी डी। जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सारे बच्चे एक बार करें। देखो जमीन अभी इस बार मैंने स्मूथ ले रखी है, ऊपर ही म्यू का वैल्यू दे रखा है, आपने यहां पर लगा दिया एफ, इसका खुद का वजन होगा बेटा 2g, यहां आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा n, राइट, इसका खुद का वजन होगा 4g, यहां नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका n, और जमीन से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n डैश। अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं बात करूं, अलोंग वाई एक्सिस, जरा ध्यान समझना, ये तो पूरा का सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो सारे बच्चे पहले एक बार n और n डैश की वैल्यू निकाले। n आ रहा होगा 20 और n डैश आ रहा होगा आपका 60, है ना। n की वैल्यू 20, n डैश हो जाएगा n प्लस 4g, मतलब 60 आपका आ जाएगा। अब जरा समझना, नीचे वाला सरफेस तो 100% आपका स्मूथ है, ये वाला तो आपका 100% स्मूथ है, यस, इधर कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं कभी। यहां पर आपका रफ था, तो इधर जो भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, आप सरफेस 1, इस वाले को हम लोग सरफेस 1 बोलेंगे, इसको सरफेस 2 बोलेंगे। इधर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो निकाल लो पहले ही। पहला आपका काम है फ्री बॉडी डायग्राम, सेकंड काम है आपका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इधर और इधर। अगर ये रफ होगा तो इधर की भी निकाल लेंगे, इधर की भी निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इधर होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन है 20। 6 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन यहां पर लग नहीं सकता, समझना, ये एक ऐसी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका इस पर 6 न्यूटन से ज्यादा होगा तो ये बॉडी चल जाएगी, यही तो हम बोलते थे। मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज्यादा, अगर आपने बॉडी पर फोर्स ऐसे लगाया है कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर आ चुका है, उससे हल्का सा ज्यादा लगाती बॉडी चल जाती है। तो हम लोग सबसे सेकंड काम है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब समझना, थर्ड स्टेप, आप ये माने एफ एक्सटर्नल इज सच
is such that both move as a system, both move as a system। आप इन दोनों को एक सिस्टम के जैसे चलाइए पहले, ठीक है। अगर ये दोनों चलने लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखिए, ये इसके साथ चलना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। दोनों को एक कॉमन एक्सेलरेशन a मान करके आप इन दोनों की इक्वेशन लिखिए, दोनों की इक्वेशन लिखिए। तो ऊपर वाले के लिए आएगा बेटा, या नीचे वाले की बात करें, f माइनस एफ इक्वल टू 4 इंटू ए, यह आता बेटा, और ऊपर वाले के लिए आता f इज इक्वल टू 2 इंटू ए। यस, तो आप सबसे पहले ये मानेंगे कि दोनों चलने लगे, और अगर चलने लगे तो दोनों साथ चल रहे हैं। हमने एक ऐसा फोर्स लगाया, मान लो 0.0001 न्यूटन, तो दोनों चलने लगते। उसके लिए आप अगर इक्वेशन बनाएं तो f माइनस एफ इक्वल टू 4a और f इक्वल टू 2a, दैट्स इट। ठीक है, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, आप कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए। अगर आप देखिए, इनको ऐड कर दूं तो f इज इक्वल टू 6 इंटू ए कॉमन जिससे ये दोनों चल रहे होंगे, दैट इज f/6। ये फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप इज फाइंडिंग ए कॉमन, फाइंड ए कॉमन। जैसे आपका ए कॉमन आ जाए बेटा, ध्यान समझना, ए कॉमन आ जाए, पुट ए कॉमन इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड फ्रिक्शन। ध्यान सुनना, जैसे ही आपका ए कॉमन आ जाए, आप उठा करके किसी भी एक ऐसी इक्वेशन में डाल के फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए। तो आपको भी पता लग रहा है सर, इसको उठा करके इधर ही रख दे तो काम बन जाएगा, जल्द आसानी से आ जाएगा। f की वैल्यू थी 2 इंटू ए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एफ बाय हमारे पास 6, तो ये आ गया फ्रिक्शन इज इक्वल टू f/3। यहां पर आके अब आप सोच पाएंगे, ध्यान समझना। ये आया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जरा ध्यान समझना, अगर मैं f एक्सटर्नल को इंक्रीज करूंगा तो आपका ये फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, हाँ या ना? इस रिलेशन से आप क्या ये कह सकते हैं? अगर, ध्यान सुनना, अगर मैं इस बॉडी पर ये वाला फोर्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो रिलेशन हमें मिल गया। यस, मैंने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, इसको लेके जाएगा। मैंने फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ेगा, इसको लेके जाएगा। मैंने फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ेगा, इसको लेके जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं कि इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 न्यूटन से ज्यादा नहीं जा सकती। ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 6। इसको आगे ले जाने के लिए 6 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता। समझना, मैंने यही बोला, जब जैसी मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है। एट व्हेन, मैं यहां पे लिख देता हूं, बट फ्रिक्शन हैज अ लिमिट। फ्रिक्शन की एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते चले जाओगे फ्रिक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। फ्रिक्शन की लिमिट थी 6 न्यूटन। तो मैं यहां पर वो निकालूंगा कि कौन से फोर्स पर ये फ्रिक्शन आएगा। फाइंड एफ वेयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 6 न्यूटन। आप एक ऐसा फोर्स निकाल लीजिए जहां पर ये 6 हो जाएगा, तो आपका एक्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ध्यान सुनना, 18 न्यूटन। अब इसको बोला कैसे जाता है? आंसर में किस तरीके से, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। हमारे पास F इज इक्वल टू 18 न्यूटन पर, ध्यान सुनना, 18 न्यूटन पर बोथ बॉडीज, समझना हमने क्या कैलकुलेट करा है, बोथ बॉडीज ए कॉमन से चल रहे होंगे, ठीक है, एंड दैट ए कॉमन विल बी 18/6 f/6, दैट इज 18/6 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की एक कॉमन एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। एंड एट दिस मोमेंट जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो 6 न्यूटन हो चुकी होगी। अगर, ध्यान सुनना, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स इज इवन स्लाइटली ग्रेटर देन, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर तो यहीं से रिपोर्ट करोगे, ग्रेटर देन 18 न्यूटन। अब आपका एग्जाम्पल में 18.1 भी हो सकता है, 18.00000001 भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी स्लिपिंग
ऑफ ए ओवर बी। ए जो ब्लॉक है वो बी पर स्लिप कर जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन 6 न्यूटन से और ज्यादा नहीं लग सकता, तो ए हमारे पास स्लिप कर जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि हमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, ध्यान सुनना, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए टू स्लिप ओवर बी, ध्यान सुनना, वो होगा 18 न्यूटन। कम से कम मेरे को कितना फोर्स लगाना है, वो होगा 18। अब कई बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे अपना अंग्रेजी घटिया होने की वजह से, सर 18 से तो ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई, तो वो तो कितने सारे ऑप्शन होंगे, तुम रिपोर्ट क्या करोगे, यही कर सकते हो। अब तुम, कोई बच्चा बोलेगा 18.1 पर भी चलेगा, स्लिपिंग हो जाएगी, 18.01 पर भी हो जाएगी, तो ऐसे तो करोड़ों आंसर आ जाएंगे ना। हमें रिपोर्ट करने के लिए तो 18 ही बोलना पड़ेगा। अब कोई ये बोले मैक्सिमम फोर्स अप टू विच बोथ मूव टुगेदर, दोनों एक साथ चल रहे हैं, आप कितना फोर्स लगाएं कि दोनों साथ चलते रहें, मैक्सिमम इतना लगाएं कि दोनों साथ चलते रहें, इसका भी आंसर 18 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में 17, ये 18 माइनस कुछ वैल्यू होगी, जैसे 17.99 आप कह सकते हैं, 17.999999 ऐसे कह सकते हैं। इतना अगर आपने फोर्स लगाया तब भी वो दोनों साथ चल रहे थे, वो तो 18 के बाद स्लिप होना स्टार्ट हुआ ना। तो दोनों केस में आप आंसर 18 ही रिपोर्ट करेंगे। कोई ये रिपोर्ट करेगा गधा कहलाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि मिनिमम कम से कम कितना चाहिए कि स्लिप हो जाए, 18। क्योंकि अगर आप 18 से ज्यादा करेंगे, बहुत तेजी से इनफाइनाइट फोर्स से खींच देंगे, तब भी स्लिपिंग होनी है। तो मिनिमम कितना हो कि इन पे स्लिपिंग हो, 18। मैं कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं कि ये दोनों साथ चलें, मैक्सिमम, तो वो 18, क्योंकि 18 के बाद अगर आपने कर दिया तो ये साथ नहीं चलेंगे। अब ये अंग्रेजी है, दोनों का सवाल यही होता है। कई बार ये पूछा जाता है मैक्सिमम फोर्स जिससे ये साथ चले, बच्चों सर आपने तो वो निकाला ना, मिनिमम फोर्स निकाला जिसके बाद ये स्लिपिंग होगी। बेटा वही मैक्सिमम फोर्स है जितना ये साथ चले, और मिनिमम फोर्स जितने पे स्लिप कर जाए, बात एक ही है। अंग्रेजी सुधारिए अपनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट केस, ठीक है। अब करना यही है, 4-5 केसेस में करना यही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को आपको समझना है। अब मैंने जमीन पर भी फ्रिक्शन ले लिया है, इधर भी फ्रिक्शन ले लिया है, वही 2 kg एंड 4 kg। सबसे पहला, अब आप भी स्टार्ट करें, मैं आपको दे रहा हूं स्टेप। पहला है आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी समझ आएंगी। देखो भाई, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको लगेगा सर इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है कि इसके बारे में अभी सोच लीजिए, ठीक है। बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स को अगर आप कैटेगराइज कर ले रहे हैं, कब कैसे कैसे करना है, अपने आप आपको पैटर्न बन जाएगा, अपने आप उसका थॉट प्रोसेस इंक्लाइन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको अपने आप समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। लेकिन वो बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अब आप रोते पीटते करेंगे या कॉन्फिडेंटली करेंगे, वो डिसीजन हर बार हमेशा बच्चे का ही होता है। स्ट्रगल आएगा, इसको कोई टीचर नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि टीचर आपको सिर्फ कंसेप्ट बताएगा, कलम आप ही को चलानी है। और सिलेंडर को खींचा है आपने, खींचा है, कई बार किताब निकाली है तो उसके साथ नीचे किताब आई है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, तो इसलिए पहली बार जब सोचोगे तो दिक्कत तो आएगी। वही चीज है, ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा, अभी भी नीचे ही फोर्स लगाया है। सबसे पहला काम है आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो यहां पर आएगा बेटा आपका 2G, यहां पर आपका आएगा 4G, राइट। यहां पर आपका आएगा नॉर्मल N1 कह देते हैं, तो यही आपका नॉर्मल होगा N1, और जमीन से यहां पर आपको मिलेगा नॉर्मल N2, राइट। अब अलोंग वाई एक्सिस आप सबसे पहले N1 और N2 निकाल लीजिए। अलोंग वाई एक्सिस की अगर आप बात करें तो ये तो इक्विलिब्रियम में है बेटा, ये हमारे पास तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आपसे मैं पूछूं N1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे N1 की वैल्यू होगी सर 20, और N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो वो होगी सर 60। मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा था सेकेंड स्टेप है, आप सबसे पहले इधर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। Fs max 1 कितना होगा और Fs max 2 कितना होगा, दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो निकाल लीजिए। तो इधर होएगा बेटा म्यू इंटू N1, म्यू की वैल्यू आप लेंगे यही वाली, दैट इज 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 20, तो ये 6 न्यूटन इसमें मैक्सिमम हो सकता है, और
म्यू इंटू N2, यहां का फ्रिक्शन है 0.6 इंटू यहां पर अगर आप बात करें 60, तो ये 36 न्यूटन हमारे पास हो सकता है। क्लियर? यस। सारे बच्चे अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाए। 1 मिनट भाई, एसी चला देना भाई, एसी चला देना। अब सारे बच्चे जरा यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई। अब जरा सोचना, क्योंकि अब जमीन पर भी फ्रिक्शन है। मैंने आपको क्या बताया था, इसका केस 2 जरा सुनो। जब तक आपने फोर्स लगाया, अब जैसे देखते हैं कौन कौन रिकॉल कर पाता है। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ फ्लो में आगे चल रहे होते हैं। अब जरा सोचना, इसी में ये दोनों ब्लॉक्स थे, एक ये ब्लॉक है बेटा और एक ये ब्लॉक है। आपको ये बात पता लग गई है कि हमारे पास जमीन पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 36 न्यूटन। आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, यहां पर एफएस मैक्स कितना हो सकता है, दैट इज 36, और यहां पर एफएस मैक्स कितना हो सकता है, 6। अब दिमाग लगाना, इसके बाद हम क्या करते थे, तो दोनों को पहले साथ चलाते थे। लेकिन अब सोचना पड़ेगा, अगर मैंने यहां पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या आपको पता है पहले ही यहां पर 1 न्यूटन का फोर्स लग के इसको रोक लेगा, तो दोनों तो साथ चलेंगे ही नहीं। इस पर फ्रिक्शन कब काम करेगा, इस पर फ्रिक्शन तब काम करेगा जब ये चलने लगेगा। सिंपल सी बात, मैंने यही बात शो करी थी। ये है हमारे पास, अगर मैं इस पे फोर्स, अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूं, अभी किताब चली ही नहीं, तो इस पे फ्रिक्शन थोड़ा आ जाएगा। इसका mg नीचे, नॉर्मल इधर रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ये चलने स्टार्ट करेगा तभी फ्रिक्शन आएगा, तो पहले तो चलाना पड़ेगा ना। तो अब जरा समझना, ये 36 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप 1 न्यूटन लगाएंगे तो 1 न्यूटन लगा के रोक लेगा। आपने यहां पे 5 न्यूटन लगाया तो ये भी 5 न्यूटन लगा के रोक लेगा। मैंने यहां पर 10 न्यूटन लगाया तो ये भी यहां पर 10 न्यूटन लगा के रोक लेगा। मैंने यहां पे 30 न्यूटन लगाया तो ये भी 30 न्यूटन लगा के रोक लेगा। मैंने यहां पे 35 न्यूटन लगाया तो ये भी यहां पर 35 न्यूटन लगा के रोक लेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये वाला फोर्स, समझना, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 36 न्यूटन होगा, देन लोअर ब्लॉक विल स्लिप ऑन ग्राउंड। पहले तो ये ग्राउंड पर स्लिप होना चाहिए, हमें तो ए और बी के बीच का चाहिए था ना। हमें क्या चाहिए, फाइंड फोर्स व्हेन ए विल स्लिप। ये ऊपर वाला ब्लॉक जब बी पर, नीचे वाले पर स्लिप होगा, तो वो फोर्स बताओ। तो मैंने कहा यार, इसके ऊपर तो स्लिप तब करेगा जब ये सिस्टम चलेगा। तो सिस्टम चलाने के लिए कम से कम तो पहले 36 लगाओ, क्योंकि 36 लगाते ही तभी तो ये सिस्टम चलेगा। When F external is equal to 36 Newton, then lower block will slip on the ground and both blocks will move with constant या common acceleration। तब ये दोनों common acceleration से चलना स्टार्ट होंगे। क्लियर? अब मेरे को पता है कुछ कीचड़ लोग, सर 36 पर तो रुका होगा ना, 36.000001। तुम बार बार उस चीज का डाउट बनाना बंद कर दो। मैंने कह दिया 36 पे चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 36 से स्लाइटली ग्रेटर की बात है। मैं कह रहा हूं अगर 36 पर रुका है तो 36 से स्लाइटली लेस देन। ठीक है, अभी इस चीज का सवाल दिमाग से हटा दो। मैंने कहा कि जैसे मैं यहां पर 36 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर आ चुका है, और मैं कह रहा हूं कि वो चल रहा है, तो दोनों साथ चलना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास अगर F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 36 न्यूटन है, ध्यान सुनना, ग्रेटर देन 36 न्यूटन है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो कितना हो चुका होगा, यहां पर फ्रिक्शन अपना हो चुका होगा 36 न्यूटन का। सर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, अरे नहीं दे रखा म्यू के तो मैं नहीं लूंगा, दे रखा होगा तो म्यू के इंटू एन करूंगा। यहां पर आपको क्वेश्चन में कहीं म्यू के दे रखा है क्या, नहीं मिलेगा। अगर दिया जाएगा तो आप म्यू के इंटू एन कर लेना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फ्रिक्शन फिक्स हो गया। ये भी लिख दे, when lower block will slip, जैसे आपका लोअर ब्लॉक स्लिप करेगा बेटा, फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड ग्राउंड, आपका
काइनेटिक वाला हो जाएगा म्यू के इंटू एन। अब हमें क्वेश्चन में म्यू के नहीं दे रखा है तो वो यहां पर आपका 36 न्यूटन ही लेके चलना पड़ेगा। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 36 पर फिक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात। क्लियर? ये 36 हो गया और जैसे ही ये 36 होगा और ये दोनों चलना स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों की इक्वेशन लिख लो, यही तो बोला था। ये जैसे ही चलेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर, और फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर। यस, बिल्कुल धीरे धीरे साथ चलना भी स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने कहा इसके बाद इनकी इक्वेशन लिख लो। तो इसकी इक्वेशन क्या होती? एफ, इसकी इक्वेशन होती एफ, जो भी आपका एक्सटर्नल 36 से बड़ा है, 36 नहीं है, एफ माइनस 36 माइनस एफ इज इक्वल टू 4a। इसकी इक्वेशन ये बनाते, और ऊपर वाले की बनाते बेटा एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये बनाते। तो मैंने क्या बोला था, जैसे आप इक्वेशन लिखेंगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन एक्सेलरेशन। तो आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे f माइनस 36 इक्वल टू 6 इंटू ए की बात करेंगे, f माइनस 36 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6, कॉमन एक्सेलरेशन आती है। फिर मैंने क्या बोला था, आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए। तो आप कहते हैं f इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो f इज इक्वल टू 2 इंटू एफ माइनस 36 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा बेटा? 6। तो ये क्या आएगा? f इज इक्वल टू एफ माइनस 36 डिवाइड बाय 3। ध्यान समझो, एक बार फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का रिलेशन आ गया, यहीं से क्वेश्चन पिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एफ एक्सटर्नल को इंक्रीज कर रहा हूं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, बट फ्रिक्शन हैज अ लिमिट। ये एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो वो फ्रिक्शन की लिमिट आपकी कितनी थी? 6 न्यूटन। ध्यान सुनना, एट एफ एक्सटर्नल व्हेन एफ की वैल्यू 6 न्यूटन होगी, देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपकी स्लिपिंग हो जाएगी। तो बस अब वो निकाल लो। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने इसी वाली इक्वेशन में बेटा, f की वैल्यू 6 डाली, इक्वल टू एफ माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3। तो 6×18 इक्वल टू एफ माइनस 36। तो f की वैल्यू की बात करें तो 18 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा? 4, 8 और 6 14, 3 4 5 54 न्यूटन। क्लियर? अब जरा समझना, अगर आपसे सवाल ये पूछा गया एफ एक्सटर्नल फॉर ब्लॉक बी टू स्लिप, बी को स्लिप करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? वो था आपका 18 न्यूटन। 18 था ना, 36 न्यूटन, यही था हमारा। आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? बी स्लिप कर जाए, 36 न्यूटन। एफ एक्सटर्नल, ठीक है, मिनिमम एफ एक्सटर्नल फॉर बी एंड ए टू मूव टुगेदर, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि वो दोनों साथ चले? 36 न्यूटन। मिनिमम फोर्स फॉर ए टू स्लिप ओवर बी, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ये स्लिप हो जाए? 54 न्यूटन। क्योंकि जब आपने 54 लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी 6 हो चुकी है और लिमिटिंग तक पहुंच चुका है। उसके बाद फ्रिक्शन हमारे पास स्लिपिंग हो जाएगी। मैक्सिमम फोर्स फॉर विच ए मूव्स विद बी, कितना आप मैक्सिमम लगा सकते हैं कि ए बी के साथ चलता रहे? 54 न्यूटन। 53.999999 तक चलता रहेगा, 54 पर स्लिपिंग हो जाएगी, 54.00001 पर ये अलग अलग चलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन से सीखते हैं। अब इस बार मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? ऊपर। क्लियर? और नीचे अभी मैंने क्या ले रखा है? स्मूथ। बार बार वही करना है, ठीक है, बार बार आपको वही करना है। तो सबसे पहला काम है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। मान लीजिए आपका ग्राउंड था, ठीक है। आपने जो इसका वजन है बेटा 2g आप यहां बनाते, 4g आप यहां बनाते, ठीक है।
हमारे पास 4G आप यहां बनाते, एक नॉर्मल आपका N1 यहां होता, एक इसी का रिएक्शन N1 यहां होता, जमीन से आपको एक नॉर्मल N2 मिलता जो जमीन पर रहता, राइट। आपने यहां पर फोर्स लगाया है F, अब समझना, आपने यहां पर लगाया है फोर्स F, पहला स्टेप हो गया हमारे पास, राइट। ये वाला सरफेस आपका स्मूथ दे रखा है और ये वाला सरफेस आपका रफ दे रखा है अभी के लिए, राइट। अब जरा देखना, पहला स्टेप हो गया हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों पर निकालिए। तो N1 की बात करेंगे तो N1 की वैल्यू आपकी 20 आएगी और N2 की बात करेंगे तो 60 आएगी। अब आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम सिर्फ एक ही सरफेस पे निकालेंगे क्योंकि जमीन तो रफ नहीं है, स्मूथ है। तो यहां कहते हैं सर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू की वैल्यू है आपकी 0.3, नॉर्मल रिएक्शन इज 20, तो 6 न्यूटन आएगा सर, और यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं, राइट। तीसरा स्टेप, आप एक ऐसा एफ एक्सटर्नल निकालें सो दैट बोथ स्टार्ट्स मूविंग विथ कॉमन एक्सेलरेशन, स्टार्ट्स मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन। फिर हम लोगों ने यही कहा था कि दोनों को कितने फोर्स लगाने के बाद ये कॉमन एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करें, हमें वो सोचना पड़ेगा। अब खुद सोचिए, ठीक है, अब खुद सोचिए, जमीन तो आपकी स्मूथ थी, मैं अगर इस पर एफ लगाऊंगा, ठीक है, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इधर चलने की, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और एक्शन है तो रिएक्शन इधर है, ये तो स्मूथ है। क्या आप चीज समझ पा रहे हैं? इस पर इफ एफ इज ग्रेटर देन 0 न्यूटन, एग्जाम्पल में अगर आपने एफ की वैल्यू 0.000000001 न्यूटन भी लगा दी, बोथ विल मूव, क्योंकि रोकने वाला तो कुछ है ही नहीं यार, जमीन से तो रुकेगा ही नहीं। आपने इस पर अगर 0.1 न्यूटन भी लगाया तो इधर इधर लगेगा, ये दोनों चलना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 0 न्यूटन के बाद ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब निकालते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं ये ए से चल रहा है और ये ए से चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनाते बेटा, इसकी इक्वेशन बनाते एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2a, इसकी इक्वेशन बनाते एफ इज इक्वल टू 4a। यस, आप सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे और आप इनकी कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, f इक्वल टू 6a, a की बात करें f/6। जैसे ही आपका कॉमन एक्सेलरेशन आता था, मैंने क्या कहा था, आप उठा करके फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए, ठीक है। फिर आप कहते f की वैल्यू 4a है, 4 इंटू f/6 है, 2f/3 आई। यहां से अब सवाल स्टार्ट होगा, f की वैल्यू आई आपकी 2f/3। ध्यान समझना, अगर मैं f को बढ़ाता चला जाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, बट फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं लग पाएगा, एंड एफ मैक्स जो हमारे पास था दैट इज 6। जैसे ही फ्रिक्शन अपने लिमिट पर आएगा तो स्लिपिंग होने की कंडीशन आनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा व्हेन एफ इज इक्वल टू 6, तो हम लोग फोर्स की वैल्यू की बात निकालें तो ये आपका आएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी 9 न्यूटन। अब समझना ये क्या है, ठीक है, अब समझना ये क्या है, आंसर कैसे रिपोर्ट करूंगा। When F is minimum force to move the system, इस सिस्टम को to move A and B together, वो कितना लगाना होगा, 0 न्यूटन। अगर आपने 0 न्यूटन लगा दिया, ऑब्वियस ही बात है 0 प्लस कह देता हूं, ठीक है, 0 से अगर आपने हल्का सा ज्यादा लगा दिया तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट क्या करेंगे आप, 0 करेंगे, है ना। तो हमारे पास एक ही आया। अगर मैं बात करूं मिनिमम फोर्स, ठीक है, या फिर मैक्सिमम फोर्स अप टू विच बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए कि ये दोनों साथ चले, तो आप क्या कहते हैं भाई, देखो 9 न्यूटन पे हो रहा था, आप कहते हैं 9 माइनस कहते 8.9999, रिपोर्ट क्या करोगे, 9 न्यूटन आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, साथ चलते रहेंगे, ठीक है। मिनिमम फोर्स फॉर ए टू स्लिप ओवर बी, ए बी पर स्लिप हो जाए, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 9 प्लस,
9.00001 भी लगाएंगे तो स्लिप हो जाएगा। रिपोर्ट क्या करेंगे? नो सर, मैक्सिमम फोर्स फॉर ए टू स्लिप इनफाइनाइट यार। एक ऊपर वाले ब्लॉक को इनफाइनाइट फोर्स से खींचो, खड़ाक से उड़ जाएगा उसके ऊपर से, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये आ गया हमारे पास सेम। अगला सवाल, अब हम लोग ऊपर वाले पे ही फोर्स लगा रहे हैं, नीचे हमारे पास भी फ्रिक्शन है, ऊपर हम सारे केसेस को हम लोग समझ रहे हैं। अब वही बताना है कि कितने फोर्स पर ए वाला स्लिप कर जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो आपका यहां पर वैसे ही रहेगा 2 kg 2g 4g, ठीक है। नॉर्मल आपका n, नॉर्मल आपका n, जमीन से आपका n डैश, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। n1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहां n2 ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। और इस बार जमीन भी रफ है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। आपकी यहां पर जमीन इस बार आपकी रफ गिवन है, ये आ गया हमारे पास। सेकेंड स्टेप आपका क्या था बेटा? n1 की वैल्यू अगर आप देखें 20 आएगी, n2 की वैल्यू आपकी 40 आएगी। मैंने कहा fs max 1 पहले वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू इसकी लेंगे 0.8 इंटू नॉर्मल इज 20, 8 दूनी 16 न्यूटन, ठीक है। fs max 2 सेकेंड सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन n2, तो म्यू की वैल्यू है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन है आपका n2 की वैल्यू आएगी 60, ठीक है, 60। तो ये आपका हो गया 60, ये आया 12 न्यूटन, क्या गया है ना। ये वाला कितना आ गया आपका? 12 न्यूटन। अब समझना, इसके बाद मैंने क्या कहा था, आपको एक ऐसा फोर्स, ऊपर लगा रहे हैं हम लोग फोर्स, आपको एक ऐसा फोर्स लगाना है कि दोनों पहले साथ चले। यहां सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जमीन के साथ फ्रिक्शन होगा तो दोनों को साथ चलाने के लिए कम से कम पहले जमीन पर चलाना पड़ेगा। समझना मेरे वर्ड को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब जमीन के साथ फ्रिक्शन है, मैं मिनिमम फोर्स निकालूं कि दोनों साथ चलें, तो पहले तो जमीन का फ्रिक्शन आपको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यस, राइट। तो मैंने कहा यार समझना, अब हम लोग इसके फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं कि कम से कम कितना लगाना पड़ेगा कि ये दोनों साथ चलना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप ये समझिए, ये आपका जमीन था ऐसे, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, सिलेंडर पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सिलेंडर पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये फ्रिक्शन इधर है तो एक फ्रिक्शन इधर आएगा, और ये आएगा आपका फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ध्यान समझना, मुझे चाहिए एफ एक्सटर्नल सो दैट both start moving together। पहले तो इनको साथ चलाना पड़ेगा ना, तभी तो आप इक्वेशन बनाएंगे। अब जरा दिमाग लगाना, यहां पर आपका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? 16, और ये मैक्सिमम जा सकता है 12। ध्यान समझना, मैंने क्या करा, वैल्यूज ले रहा हूं। मैंने कहा कि जैसी मान लीजिए मैंने यहां पर लगाया है 1 न्यूटन, ये 1 है तो ये 16 तक जा सकता है, ये भी 1 लगेगा, ये भी 1 लगेगा, और ये भी 1 लगेगा, रुका रहेगा, पूरा सिस्टम रुका हुआ नहीं चलेगा। मैंने कहा ओके। मैंने इस बार यहां पर लगाया 4 न्यूटन, तो ये 4 है, ये 16 तक जा सकता है, ये भी आपका 4 लगेगा, ये भी आपका 4 लगेगा, ये भी आपका 4 लगेगा, ये 12 तक जा सकता है, रुका रहेगा। मैंने कहा अभी भी नहीं चला यार। मैंने कहा इसको मैं लगाता हूं 9 न्यूटन, अगर ये 9 है तो ये भी 9 तक लग सकता है, ये भी 9 तक लग सकता है, ये भी 9 तक लग सकता है, अभी भी नहीं चला। मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा कि हमारे पास ये है, मेरे पास 11 न्यूटन, तो ये भी 11 लगेगा, ये भी 11 लगेगा, क्योंकि ये 16 तक जा सकता है, ये 11 लगेगा, अभी भी रुका हुआ है। क्या आप समझ सकते हैं? ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड is 12 Newton, because then only B will slip over ground, हाँ या ना? कम से कम आपको कितना लगाना पड़ेगा? 12 न्यूटन, क्योंकि जैसे आप ध्यान सुनना, 12 न्यूटन यहां लगाओगे,
ये 16 तक जा सकता है, ये 12 लग जाएगा स्टैटिक स्टैटिक, और ये जैसे ही 12 होगा बेटा ये चलने लग जाएंगे दोनों साथ में। यस और नो, सोचिए ये कितना झेल सकता था 12, ये कितना 16, मैंने जब 12 लगाया तो 12 12 12 12, ये पूरा सिस्टम चलने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें कम से कम कितना फोर्स चाहिए, दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, दैट इज 12 न्यूटन, हमें कम से कम कितना फोर्स चाहिए, 12 न्यूटन। तो मैंने कहा व्हेन एफ एक्सटर्नल इज स्लाइटली ग्रेटर, मैं पहले दोनों को साथ चलाने के लिए बात कर रहा हूं, स्लाइटली ग्रेटर देन 12 न्यूटन, ग्रेटर देन 12 न्यूटन, बोथ विल मूव एज अ सिस्टम, बोथ विल मूव एज अ सिस्टम, दोनों ही साथ चलना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलिए, मैंने क्या कहा कि F की वैल्यू इज ग्रेटर देन 12 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा, फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा। इस केस में ये वाला फ्रिक्शन कितना हो चुका होगा, 12। सर ये 12 क्यों हो गया है? इन दिस केस फ्रिक्शन, इन दिस केस फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड वो अपने मैक्सिमम या बोलिए म्यू के इंटू एन होगा। इस केस में अभी हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, तो एफ एस मैक्स ही लिख लेंगे 12, ये आपका 12 फिक्स हो जाएगा। और जैसे ये 12 फिक्स होगा, अब ये दोनों ए एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर देंगे। इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन लिख लो। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इसकी इक्वेशन बनेगी एफ माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एफ माइनस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू ए की बात करें एफ माइनस 12/6। मैंने कहा जैसे आपका ए आता है उठा करके आप किसी से भी फ्रिक्शन निकाल लीजिए। तो मैंने यहां पर नेक्स्ट स्टेप करा, एफ इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू ए, एफ इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू ए करेंगे, 4 इंटू एफ माइनस 12/6 करेंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 12 प्लस हमारे पास 2/3 इंटू एफ, ये आ गई। जैसे आपके पास इक्वेशन आई, मैंने क्या कहा था, देखो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन यहां पर बढ़ता चला जाए, ये वाला बढ़ाओगे तो ये वाला फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये फिक्स हो चुका है। फ्रिक्शन ये बढ़ाओगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इसकी तो एक औकात है ना भाई, 16 न्यूटन से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता ये। और जैसे यहां पर 16 न्यूटन होगा तो ये चलने लग जाएंगे, दोनों एक दूसरे पर स्लिप हो जाएंगे। तो हमें व्हेन फ्रिक्शन ऑन फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस देयर इज अ लिमिट, और वो है 16 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता है। तो हम लोग वो फ्रिक्शन जैसे था हमारे पास 12 प्लस 2f माइनस कितना था 12 12 प्लस 2f माइनस 12/3। मैंने कहा इस फ्रिक्शन को मैं 16 रख लेता हूं और मैं वो फोर्स निकालता हूं जब ये पहुंचेगा इतने पर। समझ रहे मैंने क्या निकाला, मैंने वो फोर्स निकाला जब ये फ्रिक्शन 16 हो चुका है, और ये वाला फ्रिक्शन 16 होगा तभी तो स्लिपिंग होगी। तो अप्रोच वही चल रहा है बेटा, ये यहां पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2f माइनस 12/3, ये आपका हो गया 2 3 2 6 इक्वल टू f माइनस 12, f की वैल्यू आएगी 18 न्यूटन। ठीक है, अब समझना इसको रिपोर्ट कैसे करोगे। अगर कोई बोले मिनिमम फोर्स टू मूव ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि दोनों साथ चले, वो तो था 12 न्यूटन। जैसी जमीन पर से वो स्लिप करेगा दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, मिनिमम फोर्स फॉर ए टू स्लिप ओवर बी, कितना फोर्स लगाए कि ए बी पर स्लिप हो जाए, दैट इज 18 प्लस 18 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स फॉर विच ए मूव्स विद बी, मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूं कि ए बी के साथ चले, तो ये आएगा 18 माइनस 18 न्यूटन। क्लियर क्लियर, यही आएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देख लो अब अप्रोच आपको पैटर्न बन रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शंस फिर से सोच के पहले इनको चलाना है।
चलाने के लिए अगर जमीन के साथ फ्रिक्शन है तो आपको हमेशा सोचना है कि कितने फोर्स पर ये चलेगा, कितने फोर्स पे चलेगा। और जैसे ही वो चलने लगेगा, ए एक्सेलरेशन मान के इक्वेशन लिखिए, फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के टर्म्स में निकालिए और फिर कहिए एफ एक्सटर्नल बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट इसकी एक औकात है, वो डाल के आंसर निकाल लीजिए। दैट्स द आंसर। क्लियर? अब जरा लास्ट केस है हमारे पास, फाइंड द फोर्स व्हेन ए विल स्लिप ओवर बी। तो मैंने कहा भाई सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। आइए, तो मैंने कहा ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और हमारे लिए यहां पर है ये ग्राउंड। ठीक है, यहां पर है हमारे लिए ग्राउंड। अब आपने यहां पर फोर्स लगाया है एफ, ठीक है, और यहां पर है इसका खुद का 2G, यहां पर है इसका खुद का 4G, यहां पर है इसका नॉर्मल N1, यहां पर आएगा N1, यहां पर जमीन से होगा N2। क्लियर? या तो मैंने कहा सबसे पहले N1 की बात करेंगे तो N1 की वैल्यू आपकी वही 20 और N2 की बात करेंगे तो वही 60। मैंने कहा एफएस मैक्स 1 निकालिए, फर्स्ट सरफेस पे निकालें तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन 1 करेंगे, म्यू इज 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन आपका कितना है 20, तो यह आ जाएगा 4 न्यूटन। ध्यान से देखना। और एफएस मैक्स 2 की अगर आप बात करें तो यह आएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन 2, तो म्यू इज 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 2 का है आपका 60, तो यह आ जाएगा हमारे पास 36 न्यूटन। अब जरा देखना कहानी कहां जाती है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला सरफेस कितना झेल सकता है 4 न्यूटन, और नीचे वाला सरफेस कितना झेल सकता है 36 न्यूटन। कई बच्चे जो तेज होंगे वो यहीं पर पकड़ लेंगे। अब मैंने फोर्स लगाया इधर, तो ऑब्वियसली ब्लॉक है, ये इधर चलने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इधर, एक्शन है तो रिएक्शन इधर, और ये आपका आएगा फ्रॉम ग्राउंड। अब समझना, ठीक है, अब समझना ये वाला मैक्सिमम कितना झेल सकता है, एफ एस मैक्स इसका था 36, और ये वाला कितना झेल सकता है 4। मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ चलाना है, तभी आप कॉमन एक्सेलरेशन की बात कर पाएंगे। अब मैंने क्या कहा यार, अगर मैं यहां पर 1 न्यूटन लगाता तो ये 1 न्यूटन होता, ये 1 न्यूटन होता, ये 1 न्यूटन होता, क्योंकि ये 4 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, 36 तक। मैंने कहा ठीक है यार अभी तो नहीं चला। मैंने कहा इसको मैं अगर 2 न्यूटन करूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, अभी भी नहीं चला। मैंने कहा अगर मैं इसको 3 करूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। मैंने कहा अभी भी नहीं चला। मैंने कहा अगर मैं इसको 4 न्यूटन कर दूं, ध्यान समझना, 4 न्यूटन कर दूं तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास भी 4 ही रहेगा। इसको अगर आप 5 कर दें तो बेटा ये तो चल ही गया, ये तो इसी पे ही चल जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 4 न्यूटन, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। तो ये 4, तो ये 4, और ये तो 36 तक जा सकता था। इसको कभी आप हिला ही नहीं सकते। समझे? समझना मैंने क्या बोला। हमारे पास एफएस मैक्स ऑन ग्राउंड जो है दैट इज इक्वल टू 36 न्यूटन, और एफएस मैक्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो है दैट इज 4 न्यूटन। समझना, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन है, या मैं बोलूं एक्सटर्नल फोर्सेस 4 प्लस है और 4 है, देन ए विल स्लिप ओवर बी, ए बी पर स्लिप हो जाएगा। इन दैट केस ठीक है, आपका जो ए वाला है इस पर आपने फोर्स लगाया है एफ, फ्रिक्शन आपका 4 फिक्स हो जाएगा, यहां पर ये 4 फिक्स हो जाएगा, और यहां पर ये सेल्फ एडजस्टिंग में रहेगा। ध्यान सुनना, ये अभी सेल्फ एडजस्टिंग में रहेगा, ये भी 4 न्यूटन होकर रोक लेगा। ये तो 36 तक जा सकता था। बी कैन नेवर मूव, ये कभी मूव ही नहीं करेगा। आप इन्फानाइट फोर्स लगा दो तो इसकी एक्सेलरेशन इन्फानाइट होगी, लेकिन फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा, ये कभी मूव नहीं कर पाएगा। अब आप ट्रक के ऊपर एक किताब रख के किताब को चाहे कितने फोर्स से खींच लो, कितने फोर्स से, ट्रक नहीं हिला सकते।
समझे? तो वही वाली बात है। तो आपके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम चलाने के लिए? ये हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, ये हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। तो कितना फोर्स चाहिए? 4। सर यहां तो आपने ए कॉमन लिया, अरे चलेंगे ही नहीं साथ में तो ए कॉमन क्यों लूंगा? फिर तो कॉमन सेंस है कि ऊपर वाला ही चलेगा। तो जितने पर आप इसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 4 न्यूटन पर ही आपका खेल हो गया, बस। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये यहां पर 4 न्यूटन लग के रोक लेगा। ठीक है। अब इसके ऊपर एक तो सवाल आते हैं, जरा समझना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं कि फोर्स फॉर विच, ठीक है, देयर विल बी स्लिपिंग, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कितने फोर्स पर इनके बीच में स्लिपिंग होएगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले तो ये है, और दूसरा सवाल ये है, ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स व्हेन एफ एक्सटर्नल इज गिवन, व्हेन एफ एक्सटर्नल, उल्टा सवाल, इज गिवन। समझना, मैं इस वाले क्वेश्चन नंबर की बात करता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास ये वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मिनिमम फोर्स हमारे को कितना चाहिए था? 9 न्यूटन, है ना। जब आप ऊपर लगा रहे हो 9 न्यूटन और नीचे, अच्छा ये तो स्मूथी था ना हमारे पास, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही एग्जांपल में ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ठीक है। आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है। क्वेश्चन सवाल कैसे बनेगा? 2 kg का है और आपका 4 kg का है। ये आपका स्मूथ था। अब इन्होंने क्या दे दिया, इस बार ये नहीं पूछा कितने पर ये स्लिप करेंगे, इन्होंने सीधे दे दिया, मैंने इधर लगाया है 12 न्यूटन। अब बताओ इन दोनों की एक्सेलरेशंस क्या क्या है? क्या दोनों साथ चलेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, या दोनों की एक्सेलरेशन अलग होगी, कितने टाइम में सेपरेट होंगे? ये सारे सवाल बनते हैं। समझना, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब आपको इससे एक लेवल ऊपर पहले से ही सोच के रखना है। मान लो एक ब्लॉक ऐसे दे दिया, ठीक है, और एक ब्लॉक आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, एक ब्लॉक आपको ऐसे दे दिया। ये आपका ग्राउंड था, इन्होंने कह दिया है ये आपका स्मूथ है, सारी चीजें वैसी हैं, ये आपका स्मूथ है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक था, ये आपका 4 kg का ब्लॉक है, ये एक साइड से लेके दूसरे, ये साइज मैंने बड़ा बना रखा है, ठीक है, हमारे पास जो, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, जिससे आपको साइज वाइज पता लगे, ऐसे है, ठीक है। ये है आपका 2 kg का ब्लॉक, इसका डायमेंशन बहुत नेग्लिजिबल है। ये है आपका लेंथ L, ठीक है। इसके बीच में जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 0.3 एंड स्मूथ था और 9 न्यूटन पे आया था ना, ठीक है। अब हमारे पास इनके बीच का म्यू दे दिया है आपको 0.3। अब बोला है कि मैंने इस पर फोर्स लगाया है 12 न्यूटन। बताओ टाइम एट विच दे विल सेपरेट आउट, दे विल सेपरेट आउट, या दोनों की एक्सेलरेशन बताइए, A1 A2 दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन है तो कॉमन बताइए। कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे। अब बात यह है, ये सवाल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको यह ना पता हो कि 12 न्यूटन करने क्या वाला है। क्या ये 12 न्यूटन पर साथ चलने वाले हैं? क्या ये हमारे पास अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे? तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार के सवाल में फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर स्लिपिंग, कितने फोर्स पर ये स्लिप कर जाएंगे, पहले तो वो आपको निकालना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 से करने लगते हैं, भाई आंसर गलत आ जाएगा। ये 9 न्यूटन पर स्लिप कर रहे थे। याद करो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मिनिमम फोर्स आया दैट इज इक्वल टू 9 न्यूटन। जब आपको पता लग गया कि 9 न्यूटन पे तो ये स्लिप कर जाएंगे, आपने उससे ज्यादा लगाया, ऑब्वियस सी बात है इस बार आपका सवाल कुछ ऐसा होगा। ये जो आपका ये वाला ब्लॉक है, इस पर आपने लगाया है 12 न्यूटन, ठीक है। ये वाला जो आपका ब्लॉक है, अब जरा देखना इनके बीच का फ्रिक्शन कितना आया था, 0.3
0.3 इंटू 26 न्यूटन। तो यहां पर अब जरा देखना, इसका आप कहेंगे कि इधर 6 न्यूटन फ्रिक्शन फिक्स हो गया, इसका 6 न्यूटन इधर फ्रिक्शन फिक्स हो गया, ये 2 kg का, ये 4 kg का। इसकी आप एक्सेलरेशन अलग मानेंगे A1, इसकी एक्सेलरेशन अलग मानेंगे A2। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 12 माइनस 6 इक्वल टू 2A1, तो 6 3 इक्वल टू A1, इसकी एक्सेलरेशन आएगी A1 और इसकी आएगी 6, क्योंकि ये फिक्स हो चुका होगा, दोनों जैसे ही चलने लग जाएंगे तो फ्रिक्शन तो फिक्स हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 4A2, A2 की वैल्यू आपकी आएगी हमारे पास 3/2, दोनों की एक्सेलरेशन आ गई। इतना लेंथ चलना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो ये है, क्योंकि मैंने इसको रिलेटिव वेलोसिटी लगा लीजिएगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, टाइम निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस कंसेप्ट को इतना बिल्ड कर चुके हैं तो आपको लग रहा होगा हाँ सर कर ले जाएंगे, लेकिन ये सवाल जब डायरेक्टली आता है ना तो आधे बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, उनको यही नहीं पता 12 न्यूटन करने क्या वाला है। सर इसी क्वेश्चन में ध्यान सुनना, इसी क्वेश्चन में इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 6 न्यूटन दे रखा है इन प्रीवियस क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि ये स्लिपिंग होगी कितने पर। हमारे पास मिनिमम फोर्स फॉर स्लिपिंग वो था 9 न्यूटन, अब आप उससे क्या लगा रहे हैं, कम। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों ही यहां पर अगर आप 6 न्यूटन लगा रहे हैं तो अब आप क्या करते, दोनों ही एक कॉमन से चलेंगे बेटा, ठीक है। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, यहां पर 6, यहां पर F, अभी फ्रिक्शन मैक्सिमम पर नहीं आया होगा, यहां पर F और ये है 2, ये है 4 हमारे लिए। यहां पर आप बनाते 6 माइनस F इज इक्वल टू 2 इंटू A, और इसकी बनाते F इक्वल टू 4 इंटू A, तो 6 इक्वल टू 6 इंटू A की वैल्यू आती 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेवर सेपरेट, ये कभी सेपरेट ही नहीं होंगे, ये दोनों उस समय साथ में चल रहे होंगे। तो आपके सवाल इस प्रकार से घुमाए जाते हैं। तो यही सवाल आपके जेईई मेंस में आए हुए हैं, क्लियर, ठीक है। तो चलिए जरा करते हैं हमारे पास। अब मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, डू वन थिंग, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं जैसे क्वेश्चन तो मैं 3-4 लाया था, एक ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 क्वेश्चन ये वाला तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे, ये वाला भी सस्ता क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें। 3 क्वेश्चन मैं ये वाले आपके साथ करूंगा, सारे बच्चे ट्राई करें। पॉज करिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, ट्राई करिए। 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 1 kg, इसका मास कितना दे दिया है बेटा 1 kg, ठीक है, एंड 3 kg, 3 kg ऐसे दे दिया है, ठीक है। आर केप्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का है 0.2, एंड बिटवीन बी एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज ऑल्सो 0.2, ये भी आपका है 0.2, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स, मैं कितना फोर्स लगाऊं सो दैट कैन बी अप्लाइड बी हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड। अब जरा देखो सर, हम तो मिनिमम निकाल रहे थे ना, मैंने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसी पलटेगा ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, एग्जाम में आपका ही हो सकता है 3 मिनट बाद आपको हिट कर जाए या 1 मिनट बाद हिट कर जाए, अरे पूछ तो वही रहा है, लेकिन अगर आप पहले से तैयार नहीं है, ये क्वेश्चंस को रीड करके नहीं जा रहे, ये आपका 1 मिनट भी खराब कर सकता है, वो नहीं चाहना। पहले सोच लीजिए, एग्जाम जाने से पहले ही ये सारी चीजें सोच लीजिए। क्या बोला है, मैक्सिमम कितना मैं लगाऊं, ठीक है, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट, मैं मैक्सिमम कितना लगाऊं कि ये फिसले नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम कितना लगाऊं कि ये साथ चले, यही तो बात हो गई। मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि हम लोग फोर्स निकाल रहे थे जब वो स्लिप हो रहे थे, उससे हल्का सा कम कर दो तो साथ चलेंगे, बात वही पूछेगा घुमा फिरा के। तो हमें बेसिकली स्लिपिंग वाला फोर्स ही निकालना है, कितने बार स्लिप करेंगे तो उससे हल्का सा कम करोगे तो साथ चलेंगे, हल्का सा ज्यादा करोगे तो स्लिप करेंगे। तो मैंने कहा यार पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहां पर आपका 1 kg का था ना, 1 kg एंड 3 kg, ओके। तो यहां पर आपका बनाएंगे बेटा 1g, सारे बच्चे खुद से प्लीज ट्राई करिएगा बेटा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 3g, यहां पर है आपका नॉर्मल n1, यहां पर आपका आएगा नॉर्मल n1, जमीन से आपका नॉर्मल आ जाएगा n2, राइट। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हो गया हमारे पास।
अब मैं N1 की बात करूंगा तो ये आएगा 10 और N2 की अगर मैं बात करूंगा आएगा 40, है ना 3, हाँ 40। तो दोनों पर फ्रिक्शन है तो Fx मैक्स वन सरफेस की अगर मैं बात करूं तो 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन N1 दैट इज 10, तो 2 न्यूटन आ जाएगा। और Fs मैक्स 2 की अगर आप बात करें सेकंड सरफेस पे आएगा 0.2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो मैंने कहा ठीक है हो गया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई। अब इन्होंने कहा नीचे वाले पर फोर्स लगाना है, तो मैंने कहा पहले तो इनको साथ चलाने के लिए सोचना पड़ेगा, पहले तो इनको साथ चलाने के लिए सोचना पड़ेगा। यहां पर मैक्सिमम कितना लग सकता है 8 और यहां पर कितना 2। मैंने कहा यार अगर दोनों साथ चलाने हैं तो F मिनिमम फोर्स फॉर minimum force required to move A and B together, दोनों को साथ चलाने के लिए कम से कम पहले जमीन से तो चलाओ। आपने अगर यहां पर 1 न्यूटन लगाया तो ये 1 न्यूटन लग के यहां पर रोक लेगा भाई, राइट। 1 न्यूटन यहां लगाया, 1 न्यूटन, देखो जमीन से आपका फ्रिक्शन यहां पर आएगा, ये इसके साथ तभी चलना स्टार्ट करेगा, तो फ्रिक्शन आपका यहां पर F1 और F1 मैं ऐसे कह देता हूं, ये फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड है, ठीक है। तो आपको मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए एंड बी टुगेदर, लॉजिकली सोचना, सबसे पहले तो आपको इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। जब तक आप 8 न्यूटन नहीं लगाओगे ये चलना ही स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही मेरा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 8 प्लस स्लाइटली ग्रेटर, बोथ मूव एज अ सिस्टम, दोनों ही सिस्टम के जैसे चलना स्टार्ट करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इसका फ्रिक्शन में F मान रहा हूं, इसका फ्रिक्शन में F मान रहा हूं, ये दोनों ही A एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हुए। और ये कितना हो चुका होगा उस बार, जैसे ही चलना स्टार्ट होगा ये तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, तो ये 8 न्यूटन आपका फिक्स हो गया। अब इक्वेशन बना लो, तो इसकी इक्वेशन बनती बेटा F माइनस 8 माइनस F इज इक्वल टू 3 इंटू A, और इसकी इक्वेशन बनती बेटा F इज इक्वल टू हमारे पास F इज इक्वल टू 1 इंटू A। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे F माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू A की बात करेंगे बेटा F माइनस 8 बाय 4, आपका A आया उठा करके यहां रख दो, F की बात करेंगे तो यह आ जाएगा F माइनस 8 बाय 4। ऑब्वियस सी बात है, आप F एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, तो आप क्या करें यहां पर 2 की वैल्यू रख दीजिए, 2 इज इक्वल टू F माइनस 8 बाय 4, तो F की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन, है ना। 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16 न्यूटन। 16 न्यूटन जैसे आप यहां पर लगा रहे होंगे तब इनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगी, तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर है। समझना, मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे मूव टुगेदर, कितना मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए कि दोनों साथ चले, दैट इज हमारे पास 16 माइनस, ठीक है 16 माइनस मतलब 15.99 पर भी चलेंगे तो आप 16 ही रिपोर्ट करेंगे। मिनिमम फोर्स फॉर स्लिपिंग कितना फोर्स लगाना पड़े कि ये दोनों स्लिप हो जाए, तो 16 प्लस 16 से ज्यादा, तो आप रिपोर्ट कितना करेंगे 16 ही करेंगे। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, एंड आई होप आपका ये सवाल सही से हुआ होगा, ठीक है। 2021 का सवाल है, लेट्स डू दिस। 2 ब्लॉक 0.5 एंड 4.5, ठीक है हमारे पास। इसके बाद ये वाले दोनों सवाल आसान है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, मैं ये होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। ये वाला, ठीक है 2 ब्लॉक्स 0.5 kg एंड 4.5 kg, तो ये है आपका 0.5 kg का और ये है आपका 4.5 kg का, ठीक है। आर अरेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। अच्छा, ये अब इन्होंने क्या कह दिया है, ये है आपका स्मूथ, ठीक है। एज शोन इन द फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज 3/7, आपका इन दोनों के बीच में है 3/7 म्यू की वैल्यू, ठीक है। Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the block move together, बात तो वही है, ठीक है बात तो वही है।
सारे बच्चे में सिस्टम के सामने राउंड ऑफ करना है, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, एक बार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप यहां पर कहते बेटा 0.5G, ठीक है 0.5G, और हमारे पास यहां पर होता 4.5G। अब जमीन से तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, तो जैसे आप अगर हम लोग बात करें तो यहां नॉर्मल है N1, यहां नॉर्मल आएगा N1, यहां नॉर्मल आएगा आपका N2। तो N1 की वैल्यू आपकी आएगी 0.5G और N2 की वैल्यू आएगी आपकी 5G, है ना, क्योंकि 4.5 प्लस 0.5 5G आपका आ जाएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम सरफेस 1 पर ही है, तो आप यहां पर क्या कहेंगे बेटा, म्यू टाइम्स दी नॉर्मल रिएक्शन, म्यू की वैल्यू थी 3/7 इंटू ये है आपका 1/2.5 इंटू 9.8, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं लेकिन आपको तो नहीं मिलेगा, तो आपको करना पड़ेगा, साइड में कैलकुलेट आउट करिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 0.5 इंटू 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करें तो 1.92, ठीक है, 1.92 या 93 लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे आ गया, क्लियर, 1.93 न्यूटन। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास नीचे वाले सरफेस जमीन के साथ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ये तो 100% स्मूथ है। तो अगर आपने यहां पर फोर्स लगाया F अगर 0 प्लस न्यूटन है, 0 से हल्का भी है तो हल्का सा भी ज्यादा है, बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ चलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या सोचना है, अगर ये साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो फ्रिक्शन यहां होगा, फ्रिक्शन यहां होगा, ये इसको ले जाने की कोशिश करेगा, एक्शन है तो रिएक्शन है, दोनों ही ए एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो अब आप यहां पर क्या करें, इक्वेशन लिख लीजिए। तो ये था आपका 0.5 का और ये था आपका 4.5 का, है ना। तो दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन से इक्वेशन क्या बनाते, F माइनस एफ इज इक्वल टू 4.5a और इसका आता बेटा F इज इक्वल टू 0.5a। जैसे आप ऐड करते तो F इज इक्वल टू 5a, a की बात करेंगे F/5, उठा करके यहां डाल दीजिए, तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 0.5 को मैं 1/2 लिख लेता हूं, 1/2 इंटू हमारे पास F/5, तो F/10 आपका यहां पर आया, यस, F/10 आपका यहां पर आया। हमें पता है कि अगर आप फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो आपका ये F को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट इसकी तो एक लिमिट है ना यार, वो लिमिट हमारे पास कितनी थी, 1.92, 1.93, ठीक है। तो 1.93 आप जैसे ही डालेंगे F/10, तो अगर आप देखेंगे तो 19.3 इक्वल टू F, हमारे पास 19.3 न्यूटन पर स्लिपिंग हो जाएगी। तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर 19 न्यूटन आंसर आ गया। एचसी वर्मा में एक सवाल 3 ब्लॉक्स का है, घबराना नहीं, अगर आप इस लॉजिक को वहां लगाएंगे, तीनों को पहले एज अ कॉमन एक्सेलरेशन मानिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और देखिए क्या फ्रिक्शन उतनी एक्सेलरेशन दे सकता है, आप कर सकते हैं। 3 ब्लॉक सिस्टम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जबरदस्ती क्वेश्चन टफ करना है तो बनाए जा सकते हैं, कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन ये थोड़े से और इनपुट लगा के बेसिक से अगर आप सोचेंगे वो भी कर सकते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं आपने 3 ब्लॉक नहीं कराया, 3 ब्लॉक आप इसी लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है, इसी लॉजिक से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सारी एनर्जी 2 ब्लॉक्स पे लगाइए, सारी एनर्जी आप 2 ब्लॉक्स पे लगाइए, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स, मैं हट जा रहा हूं, एक बार ट्राई करिए, 2 ब्लॉक इज 0.5, इन दोनों के बीच में 0.5 है। द टेबल इज स्मूथ, जमीन स्मूथ है। अब देखो मैंने तो आपको नीचे रफ ऊपर रफ हर जगह दे दिया है, जेई आपको जनरली क्या कह रहा है, नीचे वाले स्मूथ दे रहा है, अगर ऊपर फोर्स लगाएगा या नीचे जनरली आपको ये देगा, ठीक है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर, कितना फोर्स मैं लगाऊं कि ये साथ चल जाए। जेई मेंस कहां तक जा रहा है, सिर्फ स्लिपिंग फोर्स तक जा रहा है। अगर एडवांस का सवाल होगा तो रिलेटिव स्लिपिंग होगी, रिलेटिव स्लिपिंग मतलब एक दूसरे पर चलने लगेंगे, वहां आपको ये निकालना पड़ेगा और फिर आपको ये पता लग जाएगा 9 न्यूटन से ज्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 12 न्यूटन, तो यार 9 न्यूटन से ज्यादा है तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, दोनों की A1 A2 अलग से निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर आप S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सारी चीजें करेंगे, कितनी स्पीड से ये दोनों स्लिप निकलेंगे, V इक्वल टू यू प्लस एटी, सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, वो एडवांस लेवल हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको पहले ये देखना होगा स्लिपिंग होगी नहीं होगी, होगी तो ये कितने एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे तो इनके कितना लेंथ के बाद ये सेपरेट आउट होंगे, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, वो एडवांस लेवल हो जाएगा आपके लिए। जेई मेंस आपका सिर्फ फोर्स तक पहुंचाता है, आपको उसी तरीके से करना है,
ठीक है, तो मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं बेटा। 1 kg का था तो 1g आपका ये आ गया, g की वैल्यू 10 लेके चलनी है, और 2g आपका ये आ गया बेटा। एक नॉर्मल आपका यहां है, एक नॉर्मल आपका यहां है, एक जमीन से नॉर्मल n डैश या n1 n1 ले लेते हैं, n2 ये ले लेते हैं, और ये है आपकी जमीन। जमीन आपकी स्मूथ है, ठीक है। तो मैंने कहा n1 की वैल्यू आपके लिए 10 होगी और n2 की वैल्यू आपके लिए 30 होगी। तो fs मैक्स आपका किस सरफेस पे निकलेगा बेटा? फर्स्ट सरफेस पे निकलेगा, तो म्यू इंटू n1 आप करेंगे, म्यू की वैल्यू है 1/2 और n1 है 10, तो ये आ गया 5 न्यूटन का आ गया। अब हम लोगों ने नीचे लगा रखा है फोर्स। अब आप खुद सोचना, जमीन तो स्मूथ है, जमीन तो स्मूथ है, आपने फोर्स इधर लगाया है, तो क्या आप ये चीज समझ सकते हैं, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स इज 0 प्लस हल्का सा भी 0 से बड़ा है, बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ चलेंगे, और दोनों अगर साथ चलेंगे तो आप क्या ले लेंगे? कॉमन एक्सेलरेशन, ए एंड ए। इसको कौन ले जा रहा होगा? फ्रिक्शन, और एक्शन है तो रिएक्शन इधर, इधर तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, राइट। इक्वेशन लिख लो भाई, F माइनस एफ इज इक्वल टू, कितना मास था बेटा इसका? 3, 2 और 1 ना, तो यहां 2 है, यहां 1 है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखते F माइनस एफ इज इक्वल टू 2a, और इसका होता बेटा F इज इक्वल टू 1a। आप दोनों को ऐड करते F इक्वल टू 3a, a की बात करेंगे F/3। जैसी कॉमन एक्सेलरेशन आती है फ्रिक्शन निकाल लो, F इज इक्वल टू F/3। ध्यान से देखिए, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, बट इसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट हमारे पास कितनी थी? 5। तो जैसे आप 5 डालेंगे तो F/3, तो F की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। 15 न्यूटन पर इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। हमारे पास यूनिट अलग दे रखी है, वैसे ये ऑप्शन इसके नहीं है बेटा, इंटीजर टाइप है ये, ठीक है। ये उसने न्यूटन सेकंड इंपल्स का कोई ऑप्शन चिपका रखा है। यहां पर आपका आएगा आंसर इंटीजर टाइप में 15। क्लियर? यही है हमारे। इसी प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करिएगा, आसान है, ठीक है। ये वाला एंड ये वाला। क्लियर? क्लियर? तो सिंपल सी बात, और यही आपका होमवर्क था। ये है आपके 2 ब्लॉक सिस्टम, जिसको जनरली बच्चा बहुत इरिटेटिंग और बहुत टफ समझता है। अगर आप इस लेक्चर को 2 बार देखें तो आपको एटलीस्ट वो पैटर्न समझ आ जाएगा किस तरीके से सवाल को किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको उन दोनों को चलाने के बारे में सोचना है। अगर जमीन के साथ फ्रिक्शन है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कम से कम कितना लगाऊं कि ये दोनों चले, ठीक है। जैसे चलने लगेगा, कॉमन एक्सेलरेशन मान के इक्वेशन लिखेंगे, ए कॉमन निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल के फ्रिक्शन निकालेंगे, फिर आप कहेंगे ऊपर स्लिपिंग तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। और जब भी जमीन के साथ फ्रिक्शन है, अगर ब्लॉक चलने लग गया तो फ्रिक्शन अपनी, वो कुछ बच्चे कहते हैं सर 12 न्यूटन पे चलेगा और फिर 12 से ज्यादा पर एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। मैंने कहा ठीक है, तो वो ज्यादा लेते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर 12 लेते ही नहीं है। अरे वो तो चलने लग गया तो वो तो फिक्स हो जाएगा, तो उसको आपको 12 ही लेके चलना है, ठीक है। तो आई होप मैंने कई बच्चों के लिए ये वाला टॉपिक मैंने कोशिश करी है कि फ्लो में बताऊं, स्टेप बाय स्टेप बताऊं, उसी को ही फॉलो करूं क्वेश्चंस में। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, मैं कई सारे स्टेप्स यहां से खुद मिस करता हूं। मिस करने का मतलब ये नहीं कि मेरे को आते नहीं है, इसलिए कि मेरे को पता है कि हाँ यहाँ ये होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच पे भी आता हूं। मतलब 2-3 स्टेप उड़ा दिया, मेरे को पता है फ्रिक्शन की वैल्यू, तो मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम 2 बार फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक ही बार बनाऊंगा। इक्वेशन में डायरेक्टली लिख लूंगा, मेरे को पता है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मैं सीधे, मतलब कुछ स्टेप्स को मैं मिस करके जल्दी पहुंचने का तैयारी करता हूं। लेकिन मैंने उनको ब्रेक करा है, हर स्टेप हर क्वेश्चन में वही चीज फॉलो करी है, सो दैट आप बार बार एक पैटर्न समझ पाए किस तरीके से सवाल को किया जाता है। मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहीं पर ले ली है। नीचे फ्रिक्शन ऊपर हल्का हल्का ऊपर ज्यादा है, ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा है, नीचे फ्रिक्शन कम है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा, इनको आप ध्यान से एक बार सोच लीजिए, ठीक है। एंड रेस्ट मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि इससे बियॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।